Dear student, in this lecture we will discuss the mathematical tools about which we are going to use in physics. In this lecture we will discuss about the coordinate geometry, how it is going to make our life easy while we are studying the physics. तो इसमें आने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि what do you mean by the coordinate geometry. तो coordinate geometry को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 2D एंड 3D में, लेकिन 12th स्टैंडर्ड तक जो भी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है उसके अंदर हम 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एसेंशियली हम दो लाइंस लेते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और ये लाइंस आपस में एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इन लाइंस का हमने नाम रखा हुआ होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको कई लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, बट कॉमनली हम इन्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तौर पर ही यूज करेंगे। और इस पॉइंट को जिसको हम O कहते हैं इसे हम ओरिजिन कहेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम है ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए यूज होता है। और मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी एक पॉइंट फ्लैट P है, तो इसकी वैल्यू, इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैं यहां से दो प्रोजेक्शंस ड्रॉ करता हूं। एक एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है और एक वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है। और जो एक्स एक्सिस पर का इंटरसेक्ट है उसकी जो लेंथ है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और जो वाई एक्सिस पर लेंथ ऑफ द इंटरसेक्ट होती है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। और इनको हम एज ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, मींस वी ऑलवेज राइट एक्स फर्स्ट एंड वाई लेटर। अब बात ये आती है कि इसमें हमने कहा कि हमने ये यूनिक पोजीशन बताई, तो क्या एग्जैक्ट ऐसी पोजीशन इधर नहीं हो सकती जहां पर जो x की वैल्यू है वो सेम हो और y की वैल्यू भी हम सेम ले लें। लेकिन हमको एक बात मालूम है कि इधर की तरफ हम जब x मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, इधर की तरफ y पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम इधर जाएं तो y इधर x निगेटिव होता है और नीचे आ जाएं तो y निगेटिव होता है। यानी कि अगर ये पॉइंट मैं कहूं कि 4 एंड 3 है तो ये जो पॉइंट आएगा ये 4 एंड -3 हो जाएगा। मीन्स दिस वे वी आर going to make the uniqueness of the point that can be determined by the help of these coordinates. तो ये coordinates हमारी मदद करेंगे। अब इसकी वजह से हम आगे और बात करते हैं कि हम कुछ equations को अपनी स्टडीज में यूज करते आए हैं और उसके अंदर हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। यूजुअली जब स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है ओरिजिन से स्टार्ट हो, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन के केस में हम ये कहते हैं कि इसका ये जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू c हो सकती है और यहां पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है और इस पर कोई भी एक पॉइंट x और y हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि यहां जो ये एंगल बनाती है थीटा, x एक्सिस से ये लाइन जो एंगल बनाती है दैट इज बीइंग कॉल्ड एज थीटा एंड दिस थीटा, इसका जो टेंजेंट है tan थीटा, इसको हम स्लोप ऑफ द लाइन के तौर पर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच इज tan थीटा इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय यूजुअली डिनोटेड बाय m। तो अब हमसे बात की जाए तो इसकी एक हम रिलेशनशिप निकाल करके लाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 आएगी लेकिन y की वैल्यू c आएगी। तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 और c। और अगर मैं यहाँ से इसमें एक प्रोजेक्शन डालूं तो गौर कीजिएगा कि ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, इसलिए ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज tan थीटा। तो tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी निकलेगी,
तो आपने कहा दिस इज y माइनस सी, और बेस की जो लेंथ आएगी वो x माइनस 0 आएगी। तो हमने कहा दिस इज y माइनस सी अपॉन x माइनस 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी टेकन एज n। तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमारे पास ये इक्वेशन आती है, और इसको हम कहते हैं दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारे पास देखा जाए तो y और x किस तरीके से वेरी करते हैं, उनका एक रेस्ट्रिक्शन फुलफिल करती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकस। अब हम इसको देखिए, हमने इसे फिजिक्स में कहाँ पढ़ा है, तो आपको अगर ध्यान हो तो आपने एक चीज पढ़ी थी जिसमें आपने कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है, इधर इसकी पोजीशन है, इधर टाइम है, तो आपने क्या कहा था कि इन दैट केस इसका जो स्लोप है वो क्या है, आपने कहा कि अगर यहाँ पर पोजीशन इसकी s2 है, यहाँ s1 है, और यहाँ पर टाइम क्या है, इसका टाइम आपने कह दिया t है, तो कोऑर्डिनेट क्या माना जाएगा ts2, और यहाँ क्या माना जाएगा 0s1। तो इस केस में इसका जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज नथिंग बट s2 माइनस s1 अपॉन t माइनस 0, और ये हो गया डेल्टा s अपॉन t हो गया, और ये इसका स्लोप हो गया, राइट। और ये स्लोप दर हकीकत में किसके बराबर था, वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू s अपॉन t भी हम कहते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि इस केस में ये जो स्लोप है ये इसके बराबर हो गया। लेकिन एक हमने दूसरी और चीज पढ़ी हुई है जिसमें हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन का यूज करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने कहा कि मान लीजिए कि बॉडी इस तरीके से चलना शुरू करती है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, और टाइम का जो लैप्स है वो t है। तो हमने कहा था कि इन दैट केस जो स्लोप होता है वो क्या होता है, आपने बताया v माइनस u अपॉन t माइनस 0, और यही क्या हो गया टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आप गौर कीजिए तो v इज इक्वल टू u प्लस at की इक्वेशन बन गई, एंड दिस इज वेरी मच कंपेरेबल। एक वेरिएबल आपके पास यहाँ पर क्या है v है, दूसरा वेरिएबल क्या है t है, यहाँ पर क्या था y था, और क्या था x था। यहाँ पर आपने बताया इंटरसेप्ट c है, और यहाँ पर u है, यहाँ पर आपने कहा m कांस्टेंट है, यहाँ पर आपने कहा a कांस्टेंट है। मींस कि अगर हम देखेंगे कि ये जो चीजें हैं बिना बताए लगती रहेंगी, इनके एडवांटेजेस क्या हैं वो जब हम पहुंचेंगे तो हमने याद रखेंगे, क्योंकि हमको वेलोसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम कर्व इज नथिंग बट वेलोसिटी। इसी तरह कहा जाएगा जो वेलोसिटी टाइम कर्व है उसका जो स्लोप आएगा वो कहलाएगा एक्सेलरेशन, राइट। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, आगे यूज करेंगे। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और टर्म्स भी आती हैं जो कि गाये बगाए इस्तेमाल होती रहती हैं, और उनके बारे में हमसे पूछा जाता रहता है। तो हम कुछ और इक्वेशंस के बारे में भी बात करेंगे। जैसे एक कॉमन इक्वेशन हमारे पास चल के आती है जिसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक्चुअल में एक सर्किल की इक्वेशन है, और एक ऐसा सर्किल है जिसका कि सेंटर ओरिजिन पर लाई करता है, और ए इसकी रेडियस होती है। इसमें हम एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों हैं, और इन दोनों की कोफिशिएंट सेम है। ऐसी एक और इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको हम इलिप्स कहते हैं। और इस इलिप्स के अंदर हमें मालूम है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये a कहलाती है, और ये डिस्टेंस जो होती है यहाँ तक ये b कहलाती है। और गौर कीजिएगा कि ये हमारी कंडीशंस बनती हैं किसके लिए, इलिप्स के लिए। मींस कि अब मेरे से कहा जाए कि कोई एक इक्वेशन दे दी जाए जिसमें दोनों वेरिएबल सेकंड पावर में हो, और मुझसे पूछा जाए ये क्या होगा,
तो मैं कहूँगा कि आई विल लुक फॉर देयर कोफिशिएंट्स। अगर इनके दोनों कोफिशिएंट्स बराबर हैं तो मैं मानूंगा कि ये सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहूँ कि नहीं, इनकी कोफिशिएंट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तब मैं क्या बताऊंगा कि दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस एन एलिप्स। लेकिन ये जो कोफिशिएंट्स हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर, इनमें से साइन भी अगर डिफरेंट है तो मेरे पास एक अनदर केस बनता है जिसे मैं हाइपरबोला कहता हूँ। उसकी हम स्टडी नहीं करेंगे, यूजुअली हमारे पास यही चीजें आएंगी। इसके अलावा एक और इक्वेशन आती है जिसे हम कहते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ये दर हकीकत में एलिप्स की इक्वेशन कहलाती है, सॉरी ये हमारी पैराबोला की इक्वेशंस कहलाती है। ये क्या कहलाती है, पैराबोला की इक्वेशन। तो इसमें हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं कि इसमें एक वेरिएबल की पावर तो सेकंड है और दूसरे वेरिएबल की पावर 1 है। तो मुझसे कई बार कहा जाता है, कोई इक्वेशन मुझे दी जाती है या कोई एक्सप्रेशन मुझे दिया जाता है और मुझसे कहा जाता है छाटिए इसका प्लॉट नीचे किसमें से कौन सा हो, तो मुझे वहां वैल्यूज रख करके प्लॉट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कंडीशंस क्या बनती हैं। जैसे आपने एक इक्वेशन पढ़ी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो गौर कीजिएगा कि इस केस में एक वेरिएबल है s, एक वेरिएबल है t, लेकिन गौर कीजिएगा यहां पर t दो जगह अपीयर हो रहा है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसकी पावर क्या है 1। तो मुझे एक बात मालूम पड़ रही है कि ऐसा मेरे पास कब होता है, ऐसा मेरे पास पैराबोला के केस में होता है। इसीलिए आपने बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम का जो पोजीशन टाइम का जो प्लॉट है, अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो तो कुछ इस तरीके से बनता है ना। और ये किसकी शेप है, ये पैराबोला की शेप कहलाती है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास और चीजें आएंगी जिसमें हमसे कहा जाएगा कि इसकी ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करो। तो ट्रेजेक्ट्री बताएंगे कि भाई पैराबोलिक आनी है, या हमारे पास ये इक्वेशन से हम बताएंगे कि ये एलिप्टिकल आनी है, और अगर एलिप्स आनी है तो एलिप्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो एलिप्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा दो चीजों पर फोकस है, एक स्ट्रेट लाइन पर, दूसरा पैराबोला पर। तीसरा हमने ये बात पढ़ी कि अगर हमें इक्वेशंस दे रखी हो तो उन इक्वेशंस की हेल्प से हम शेप ऑफ द प्लॉट के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन थी, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax थी, राइट। और यहां इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, इसका जो प्लॉट बनेगा सॉरी वो कुछ ऐसा बनेगा। गौर कीजिएगा x की वैल्यू प्लस माइनस होने पर भी y की एक ही तरफ से वैल्यू आएगी। सो दिस वे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि शेप ऑफ द प्लॉट कैसी होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने आगे चलकर कभी मौका लगेगा तो हम एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन में हम एलिप्स से रिलेटेड कई सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा चैप्टर, हमारी जो बातें हैं वो इसी के लिए रहेंगी। एंड फॉर दैट थैंक यू।